लखनऊ में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूलन। ये गांव बहुत पुराना था और इस गांव की एक बात थी जो इसे सबसे अलग बनाती थी। वो ये थी कि शाम होने के बाद वहां पर कोई भी आदमी नहीं रुकता था। सबके सब गांव को छोड़कर गांव के एक बॉर्डर पर चले जाते थे, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि शाम होने के बाद काफी अंधेरा हो जाता है। चारों तरफ एक कालापन छा जाता था, यहाँ तक कि हमें खुद के ही हाथ पैर भी नहीं दिखते थे। और तो और जो आदमी वहां अकेला रह जाता था वह उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता था। फिर कभी किसी को पता ही नहीं चलता था कि वह आदमी गया कहाँ। वहां के लोगों का ये भी कहना था कि वहां एक हवेली है जिसके अंदर कभी कभी रोने की आवाज आती है और कभी कभी किसी के पैरों की। और इसीलिए वहां के लोग रात के टाइम उस गांव से दूर रहते हैं। रिंकू भी इसी गांव का लड़का था जो कि शहर कमाता था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन वहां के लोग हमेशा बस भूत प्रेत की बातें ही करते थे, जिसकी वजह से वह गांव छोड़कर शहर कमाने लगा और वहीं पर रहने भी लगा। लेकिन अब बहुत सालों बाद रिंकू अपने गांव घूमने आया था और सबसे मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश हुए और रिंकू भी उन लोग को देखकर बहुत खुश हुआ। दोपहर का खाना खाने के बाद सब अपना अपना बिस्तर लेकर गांव को छोड़कर जाने लगे। रिंकू ये सब देखता है और सबसे पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हो। रिंकू को सब लोग रात के बारे में बताते हैं। ये सब सुनने के बाद रिंकू उन लोगों से कहता है कि आप लोग कभी नहीं बदलोगे, और उन लोग को काफी काफी उन लोग की बेइज्जती भी करता है। गांव के लोग उसे बहुत समझाते हैं कि चलो यहाँ से, लेकिन रिंकू नहीं मानता है और वह अकेला उस गांव में रुक जाता है। अब धीरे धीरे सब चले गए और अब वहां रिंकू अकेला था उस गांव में। धीरे धीरे शाम हो गई और देखते ही देखते रात भी। रिंकू बाहर देखता है तो उसे चांद एकदम साफ दिखाई देता है और वह मन ही मन पूरे गांव वालों को गालियां देता है। अब वह अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। गर्मी का दिन था तो वह अपने घर की विंडो को भी खोल देता है। रिंकू अब गहरी नींद में था। रिंकू के घर पर कुछ गिरने की आवाज आती है और रिंकू की नींद खुल जाती है। अब रिंकू देखता है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। चारों तरफ एक गहरा अंधेरा था, यहाँ तक कि उसे अपने घर की खिड़की भी नहीं दिख रही थी। वह सोच में पड़ जाता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये काला अंधेरा कहाँ से आ गया। कुछ ही देर में रिंकू को ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, लेकिन उसको किसी की सांस की आवाज आ रही थी। अब रिंकू अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगा चारों तरफ। एक गहरा काला अंधेरा था जिसमें रिंकू ने भागना शुरू किया। रिंकू को पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। वह भागते भागते उस भूतिया हवेली में पहुंच जाता है जहां से कोई भी वापस नहीं आया था। हवेली में जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब रिंकू उस हवेली में घुस गया और चैन की सांस ली। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद रिंकू को किसी की बोलने की आवाज आने लगी। रिंकू ने ध्यान से सुना तो वो आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। रिंकू अब उसके अंदर जाने लगा और वो आवाज को, जैसे जैसे वो अंदर जाने लगा, आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उस हवेली के एकदम अंतिम छोर पर था जहां एक कमरा था। उस कमरे के अंदर से ही वह आवाज भी आ रही थी। जब वह वहां गया तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह जब पीछे पलटकर देखता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता उसे याद नहीं था। वह भूल गया था कि वह कहाँ से आया था। लेकिन उसे उस हवेली का एक दरवाजा याद था जहां से वह आया था। अब वह पूरे हवेली के चक्कर लगा रहा था ताकि उसे वह दरवाजा दिख जाए, लेकिन वह दरवाजा जैसे कि कहीं गायब ही हो गया हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वह दरवाजा तो दिखा, लेकिन दरवाजे के आगे जो खड़ा था उसे देखकर तो उसकी जान ही निकल गई। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल थी जिसके बाल खुले थे और उसने सफेद साड़ी पहनी थी। वह धीरे धीरे रिंकू के पास आ रही थी और जैसे जैसे वह पास आ रही थी उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखकर रिंकू ने अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि उसका चेहरा
चेहरे का सारा मांस जला हुआ था और कुछ मांस लटका हुआ था, जिसे देखकर उसे तो होश ही उड़ गए थे। अब वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता हुए आया और उस चुड़ैल को धक्का देकर उस दरवाजे से बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो देखता है कि बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वह बस अंदाजे से ही अंधों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगा। वह जान गया था कि उसे ऐसे तब तक भागना है जब तक सुबह ना हो जाए, लेकिन सुबह को अभी बहुत देर थी। इतने में तो रिंकू का काम तमाम भी हो जाएगा। भागते भागते वह किसी से टकरा जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि जिसका उसने हाथ पकड़ा है वो वही चुड़ैल है। जब वह थोड़ा सा हंसती है तो रिंकू तुरंत उससे हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो उससे काफी दूरी पर थी, शायद दूसरे गांव की थी। अब रिंकू सीधा उस रोशनी की तरफ भागता है। काफी टाइम बाद वह वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहां गांव के सभी लोग होते हैं। वह सभी को अपनी कहानी बताता है पर किसी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। सब एकदम शांत खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक बूढ़ा बोलता है कि तुम वापस गांव में जाओ, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, फिर भी तुम नहीं माने। रिंकू कुछ अजीब लग रहा था। रिंकू ने जब नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा कि पूरे गांव के लोगों के पैर उल्टे हैं और सभी के सभी उसे मार कर खाने की तैयारी में हैं। इससे पहले कि कुछ और होता, तभी बहुत तेज हवा चली और चांद पर से थोड़े बादल हट गए। और जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, पूरा का पूरा वहां का माहौल देखकर रिंकू डर गया। दरअसल वो उसके गांव के जो लोग थे वो काफी साल पहले ही मर चुके थे और रोशनी को देखकर वह लोग भी यहाँ वहां भागने लगे। रिंकू भी इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगा जहां उसके गांव के लोग थे और उसके पीछे पीछे वह काला साया भी। रिंकू अब बहुत थक गया था, लेकिन वह साया नहीं थका था। रिंकू ने देखा कि उसके गांव का एक दोस्त है जो उसे दिख रहा है, जो बॉर्डर पर उसे देख रहा था लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अगर आता तो शायद वो भी मारा जाता। रिंकू अब अपनी मंजिल मंजिल पर पहुंच जाता है और सबसे मिलता है, लेकिन सब उसे नहीं बल्कि गांव की तरफ देख रहे थे जो फिर से धीरे धीरे अंधेरे में